हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन की, और हम बात करेंगे कि क्लासिकल जो मैकेनिक्स है आपके ब्लैक बॉडी रेडिएशन को क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन होती है उसे समझने के लिए किन किन साइंटिस्टों का कंट्रीब्यूशन रहा है। तो पहले साइंटिस्ट हैं आपके रॉबर्ट किरचॉफ, जिन्होंने 1860 में सबसे पहले ब्लैक बॉडी को परिभाषित किया और बताया कि जो ब्लैक बॉडी होती है वो आपकी परफेक्टली एब्जॉर्बर एंड परफेक्टली इमीटर होती है। इसके बाद हमारे साइंटिस्ट आते हैं जोसेफ स्टीफन, जिन्होंने आपके ब्लैक बॉडी रेडिएशन से संबंधित बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंटल ग्राफ दिए। अब इन ग्राफों को समझने के लिए बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपनी क्लासिकल मैकेनिक्स के अप्रोच को लगाया, क्योंकि उस समय क्लासिकल मैकेनिक्स आपकी वेल एस्टेब्लिश हो चुकी थी। तो उनमें से एक साइंटिस्ट थे विल्हम वीन्स, जिन्होंने 1893 में सबसे पहले वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ दिया। इस लॉ के अनुसार क्या था, जो आपके स्टीफंस ने ग्राफ बनाए थे, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ बनाए थे, तो उस जो डिस्ट्रीब्यूशन का पीक अगर देखें तो उस पीक के कोरस्पोंडेंस जो लैम्डा होगा, और वो जो डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है जिस टेम्परेचर के कोरस्पोंडेंस, उस टेम्परेचर का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो दोनों कांस्टेंट होंगे। मतलब आपकी वेवलेंथ और टेम्परेचर का जो मल्टीप्लीकेशन है वो एक किसी कांस्टेंट के इक्वल था, जो आपका वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहलाता था। और इसके बाद इस डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए, इस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए क्लासिकल अप्रोच को लगाते हुए वीन्स ने एक वीन्स रेडिएशन लॉ 1896 में दिया। लेकिन इस डिस्ट्रीब्यूशन को समझने में वो असफल रहे, क्लासिकल अप्रोच से वो इसे नहीं समझ पाए। तो अब इसके बाद हमारे साइंटिस्ट आते हैं रेले एंड जीन्स, और रेले एंड जीन्स अपने क्लासिकल अप्रोच को बदलते हैं और फिर इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। और क्लासिकल मैकेनिक्स के अप्रोच को रेले और जीन्स अप्रोच करके अपना एक नियम देते हैं जो आरजे लॉ कहला है। और आरजे लॉ के अनुसार ये स्टीफंस के एक्सपेरिमेंटल ग्राफ को वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं, जिसमें ये असफल रहते हैं, क्योंकि इनका जो लॉ था वो लॉन्ग वेवलेंथ के लिए तो काम कर रहा था, लेकिन शॉर्टर वेवलेंथ के लिए काम नहीं कर रहा था। और इनके जो लॉ में अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी आती है, जिसे हम आगे चलकर लेक्चर में देखेंगे। अब हमारे पिक्चर में आते हैं है मैक्स प्लांक। तो मैक्स प्लांक ने अपनी जो क्लासिकल मैकेनिक्स की अप्रोच है उसे बदलते हैं, क्योंकि सभी साइंटिस्ट ये समझते हुए आए थे कि जो आपकी जो एनर्जी है, ब्लैक बॉडी का जो रेडिएशन है, वो कंटिन्यूअस फॉर्म में चलता है। और ये इस सोच को बदलते हैं, ये मानते हैं कि वो कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं चलता। जो एनर्जी है वो आपकी रेडिएशन जो है ब्लैक बॉडी का, वो डिस्क्रीट फॉर्म में चलता है, डिस्क्रीटनेस के फॉर्म में चलता है। तो इसके अनुसार इस अप्रोच को लेकर ये चलते हैं, तो ये पाते हैं कि जो इनका जो लॉ है वो परफेक्टली मैच करता है स्टीफंस के एक्सपेरिमेंटल ग्राफ से। तो इस तरीके से ये स्टीफंस के एक्सपेरिमेंटल ग्राफ को एक्सप्लेन करने में सफल रहते हैं। और यहाँ से शुरू होती है मॉडर्न फिजिक्स की शुरुआत। और क्वांटम मैकेनिक्स के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट था कि आपकी जो लाइट है, जो रेडिएशन है, वो आपके पार्टिकल की तरह भी ट्रीट करता है। और चलिए हम शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को, और इसमें देखेंगे किस तरीके से मैक्स प्लांक ने अपने इस समस्या का सॉल्व किया, और इसका पूरा डेरिवेशन देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर दिस लेक्चर। तो चलिए हम समझते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन को। अगर हमारे पास कोई सोर्स है और सोर्स से एनर्जी रेडिएट होती है, तो ये किसी ऑब्जेक्ट पर गिरती है, तो ऑब्जेक्ट कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो अगर हम एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट की बात करें, तो ये एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट आपका 20 हो सकता है, 50 हो सकता है, 80 हो सकता है। लेकिन अगर ये जो ऑब्जेक्ट है कुछ ऐसा हो कि आपका जो रेडिएशन है उस रेडिएशन को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर ले, मतलब एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट 100 हो, तो इसे कहेंगे हम ऑब्जेक्ट को ब्लैक बॉडी। लेकिन हमारे नेचर में ऐसे कौन से एग्जाम्पल है जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी का काम करते हैं? तो उसमें एक एग्जाम्पल है कार्बन ब्लैक, जो 99% लाइट को ही एब्जॉर्ब कर सकता है। तो जैसे ही अगर ऑब्जेक्ट पर हमारी लाइट पड़ती है, ब्लैक बॉडी पर कोई लाइट पड़ती है, तो इसकी एक लिमिट होती है एब्जॉर्प्शन की। तो जैसे ही लाइट पड़ती है, एब्जॉर्ब करती है, उससे इसका टेम्परेचर बढ़ता है,
और एक लिमिट के बाद ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करना बंद कर देता है, और बंद करने के बाद अब ये एनर्जी को रेडिएट करने लग जाता है। अब ये जो एनर्जी रेडिएट हो रही है यही कहलाती है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो अगर हम किरचॉफ के अनुसार अगर बात करें तो ब्लैक बॉडी क्या होती है कि उस पर जो भी रेडिएशन डलता है, किसी भी वेवलेंथ का रेडिएशन डलता है, उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्प्शन करने की एक लिमिट होती है, और लिमिट के बाद वो एनर्जी को रेडिएट करने लग जाता है। तो किरचॉफ ने कहा कि जो ब्लैक बॉडी होती है वो परफेक्टली एब्जॉर्बर भी होती है और परफेक्टली इमिटर भी होती है। अगर हम नेचर में बात करें तो उसका एग्जाम्पल हमने कार्बन ब्लैक देखा, और इसके अंदर जो एनर्जी है वो इस तरीके से एंटर करती है, और वो एनर्जी जो होती है वो स्टोर होने लग जाती है अंदर, लेकिन इसकी एक लिमिट है कि कितनी एनर्जी को ये स्टोर कर सकता है। तो आफ्टर दैट क्या होगा, ये भी एक जो बॉडी है कार्बन ब्लैक जो है वो आपकी एनर्जी को रेडिएट करने लग जाता है। तो चलिए जो रेडिएट एनर्जी हुई, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन हुआ, उसे समझने के साइंटिस्टों के क्या नजरिए थे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझने के लिए स्टीफन्स हमारे बहुत सारे ब्लैक बॉडी रेडिएशन के एक्सपेरिमेंट करते हैं, और वो पाते हैं कि जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की पावर 4 के, और एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं लैम्डा के रेस्पेक्ट में, वो इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो अब इस डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट अपनी क्लासिकल अप्रोच को लगाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड दिस फिनोमिना। अगर हम किसी एक ग्राफ को देखें तो हम देखो ये पाएंगे कि इससे पहले जो लैम्डा है वो क्या हो रहा है, अगर यहाँ से हम चलना शुरू करेंगे तो यहाँ पर लैम्डा आपका इंक्रीज हो रहा है, और एनर्जी लैम्डा के साथ इंक्रीज हो रही है, जबकि हमारा लैम्डा के साथ इंक्रीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ई होता है आपका एस सी वाई लैम्डा। एस सी वाई लैम्डा ये आपकी एनर्जी होती है। मतलब एनर्जी क्या होनी चाहिए, लैम्डा बढ़ने के साथ कम होनी चाहिए। लेकिन अगर हम आधे ग्राफ में यहाँ पर देखें, इस वाले एरिया में देखें हम, तो ये पाते हैं कि जो एनर्जी है हमारी वो कम हो रही है जैसे जैसे लैम्डा बढ़ रहा है। तो इसे तो हम समझ सकते हैं, लेकिन ये हमारा समझ नहीं आता है। तो बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं इस ग्राफ को समझने के लिए क्लासिकल अप्रोच को लगाते हैं। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट है वो वीन्स है, तो वीन्स के अनुसार देखते हैं। तो बीन्स के अनुसार अगर हम रेडिएशन के ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं, तो पहली बात हम ये ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पर कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो पीक्स जो है शिफ्ट होता जा रहा है लोअर वेवलेंथ की तरफ। तो अगर हम पहले टेम्परेचर की बात करें, 3500 केल्विन की बात करें, तो अगर इसका जो पीक होगा उसके कोरिस्पोंडेंस जो लैम्डा होगा वो ये होगा। ऐसे ही हम हर एक पीक के लिए लैम्डा को देख सकते हैं, और इस लैम्डा को कहेंगे हम लैम्डा एम। और ये जो लैम्डा एम और टेम्परेचर का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो कांस्टेंट होगा, जो आपका वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहलाता है। अब हम इस लैम्डा एम को यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं और इसके कोरस्पोंडेंस एनर्जी को देख सकते हैं। लेकिन हमारा मेन मकसद ये है कि हम ये बता पाए कि किस लैम्डा के कोरस्पोंडेंस कितनी एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल लैम्डा है। हम चाहते हैं इस लैम्डा के कोरस्पोंडेंस, हम चाहते हैं इस लैम्डा के कोरस्पोंडेंस एनर्जी निकालना, और यही अप्रोच थी अलग अलग साइंटिस्टों की। अब वीन्स ने इसी चीज को क्लियर करने के लिए एक लॉ देते हैं, वीन्स रेडिएशन लॉ, क्योंकि वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ सिर्फ एक वेवलेंथ के लिए एनर्जी को बता सकता है, वो है मैक्सिमम जो एनर्जी है, मैक्सिमम जो पीक है डिस्ट्रीब्यूशन का, उस एनर्जी को बता सकता है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए एनर्जी रेडिएशन लॉ आता है जो बीन्स देते हैं 1996 में। तो बीन्स के अनुसार अगर हम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो एनर्जी जो डेंसिटी आती है वो ये आती है। अगर हम इसका प्लॉट करते हैं तो प्लॉट ये आता है। अब इस प्लॉट में हम देख सकते हैं ये जो ब्लू लाइन है वो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, और ये जो डॉटेड लाइन है वो आपका वीन्स रेडिएशन लॉ है। और हम इस ग्राफ में ऑब्जर्व करते हैं कि जो हायर फ्रिक्वेंसी होती है वहां पर आपका परफेक्टली मैच करता है वीन्स का लॉ एक्सपेरिमेंटल ग्राफ के साथ। लेकिन लोअर फ्रिक्वेंसी में ये वैलिड नहीं होता है वीन्स लॉ, तो ये परफेक्टली मैच नहीं करता है एक्सपेरिमेंटल ग्राफ से। तो इस तरीके से आपकी वीन्स की जो अप्रोच थी, जो वीन्स की क्लासिकल अप्रोच थी, वो फेल हो जाती है एक्सपेरिमेंटल ग्राफ को समझने के लिए। अब आते हैं आपके रैले और जीन्स, और रैले और जीन्स भी
क्लासिकल अप्रोच को ही लेकर चलते हैं और क्लासिकल अप्रोच से ही वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो अब हम रेले और जीन्स के अनुसार तो अब हम रेले और जीन्स के अनुसार हम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो रेले और जीन्स के अनुसार जो आपका ब्लैक बॉडी होती है, वो एनर्जी को जो एब्जॉर्ब करती है, वो स्टैंडिंग वेव की फॉर्म में करती है। तो अंदर अगर हम एनर्जी की बात करें, तो वो स्टैंडिंग वेव्स की फॉर्म में है और इसके अंदर पूरी स्टैंडिंग वेव्स है। अगर हम इस वाले रे की बात करें, तो यहाँ पर बहुत सारी स्टैंडिंग वेव है। तो अगर हम एक रेंज की बात करें न्यू से लेकर न्यू प्लस डेल्टा न्यू के बीच, तो स्टैंडिंग वेव कितनी होंगी? वो आपकी होंगी 8 पाई न्यू स्क्वायर सी क्यू। इसका भी एक डेरिवेशन है जो हमारा यहाँ पर करने का कोई मकसद नहीं है। तो हम डायरेक्टली इस रिजल्ट को यूज कर सकते हैं कि ब्लैक बॉडी में कितनी नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव होंगी इस रेंज के बीच। तो वो होंगी आपकी 8 पाई न्यू स्क्वायर सी क्यू। अब हम इसकी सहायता से एनर्जी डेंसिटी निकाल सकते हैं। जो एनर्जी डेंसिटी होगी आपके नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव मल्टीप्लाई एवरेज एनर्जी ऑफ स्टैंडिंग वेव होगी। तो हम देख सकते हैं कि एवरेज एनर्जी जो है आपकी वो होगी आपकी केटी और ये निकाली है हमने क्लासिकल अप्रोच से। ये जो इंटीग्रेशन आया है इसका मतलब ये है कि आपकी जो एनर्जी है यहाँ पर वो कंटिन्यूअस वे में है, कंटिन्यूअस फॉर्म में है, इसलिए आपका यहाँ पर इंटीग्रेशन आया जो आपका क्लासिकल मैकेनिक्स को, क्लासिकल फिजिक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके अनुसार अगर हम अपनी एनर्जी डेंसिटी देखें, तो एनर्जी डेंसिटी होगी 8 पाई न्यू स्क्वायर सी क्यू के टी। तो अब हम इसे प्लॉट करेंगे और इस प्लॉट ग्राफ को मैच कराने की कोशिश करेंगे स्टीफन्स के एक्सपेरिमेंटल ग्राफ से। देखेंगे कि किस तरीके का अंतर हमें देखने को मिलता है। क्या ये थ्योरी, क्या ये रेले जीन्स लॉ एक्सपेरिमेंटल डाटा को मैच करा पाता है या नहीं? तो रेले और जीन्स का अगर हम ग्राफ देखते हैं यहाँ पर, तो ये देखते हैं कि ये जो ब्लू लाइन है ये आपका एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है और ये जो डॉटेड लाइन है वो आपका वीन्स रेडिएशन लॉ है। तो वीन्स रेडिएशन लॉ जो था आपका वो हायर फ्रीक्वेंसी के लिए वैलिड था, लेकिन लोअर फ्रीक्वेंसी पर एक्सपेरिमेंटल डाटा से मैच नहीं कर रहा था। और अगर हम ये वाली जो डॉटेड लाइन है इसे देखें, तो ये आपका रेले जीन्स लॉ है और रेले जीन्स लॉ जो है यहाँ पर लोअर फ्रीक्वेंसी के लिए तो परफेक्टली मैच करता है एक्सपेरिमेंटल ग्राफ से, लेकिन हायर फ्रीक्वेंसी पर मैच नहीं करता है। यहाँ पर एक टर्म है अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी। इसका मतलब ये है कि ये जो लोअर फ्रीक्वेंसी है वो आपके अल्ट्रावायलेट रीजन में आती है और जैसे ही आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं और ये जो एनर्जी डेंसिटी जाती है वो इनफाइनाइट की तरफ जाती है, इसलिए हम इसे अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफिक कहते हैं। और इस तरीके से रेले और जीन्स लॉ परफेक्टली मैच नहीं करा पाता है एक्सपेरिमेंटल ग्राफ को और इसलिए इसकी जो क्लासिकल थ्योरी है, रेले जीन्स के जो क्लासिकल अप्रोच है वो फेल हो जाती है इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए। अब आते हैं हमारे पिक्चर में प्लांक और प्लांक के नजरिए से देखते हैं लाइट को किस वे में वो समझते हैं और किस अप्रोच को वो फॉलो करते हैं। तो प्लांक के अनुसार हम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं। तो प्लांक ने क्या कहा? प्लांक ने ये कहा तो आपकी जो एवरेज एनर्जी है यहाँ पर वो आपकी क्वांटाइज्ड होती है, आपके क्वांटम की फॉर्म में चलती है, फोटॉन्स की फॉर्म में चलती है और उन फोटॉन्स की जो एनर्जी होती है आपकी वो एच न्यू की फॉर्मेट में होती है। E इक्वल्स टू एन एच न्यू होता है। एन मतलब आपके नंबर ऑफ फोटॉन्स है, आपका एक फोटोन हो सकता है, 10 फोटोन हो सकते हैं। तो एन जो है आपके नंबर है आपके 0 1 2 3, आपके कितने भी फोटॉन्स हो सकते हैं। तो आपकी जो एवरेज एनर्जी है वो आपके इस कंसेप्ट से निकलेगी, क्लासिकल अप्रोच से नहीं निकलेगी। क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होता था, आपकी जो एनर्जी है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में थी, जबकि यहाँ पर प्लांक ने ये माना कि जो एनर्जी है वो आपकी एन एच न्यू है और एन एच न्यू को के अनुसार अगर हम एवरेज एनर्जी निकालते हैं, तो एवरेज एनर्जी में आपका जो इंटीग्रेशन टर्म होता है वो हटकर सम्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो एनर्जी होगी एवरेज आपकी सम्मेशन एन इक्वल्स टू 0 से लेकर इनफाइनाइट तक हो सकते हैं, बहुत सारे आपके फोटॉन्स हो सकते हैं। तो एन एच न्यू ई की पावर माइनस एन एच न्यू बाई के टी और डिवाइड में आ जाएगा सम्मेशन ई की पावर माइनस एन एच न्यू बाई के टी। जैसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे और यहाँ से हम एवरेज एनर्जी निकालते हैं कि एवरेज एनर्जी क्या आती है, हम एन की वैल्यू को पुट करते हैं, समेशन को ओपन करते हैं, तो हमारी जो इक्वेशंस है वो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं पहली जो टर्म है वो 0 हो जाती है और सब में से एच न्यू कॉमन आ जाता है।
तो एच न्यू जैसे ही कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर हमारी जो सीरीज बचती है वो ई की पावर माइनस एच न्यू बाई के टी प्लस 2 ई की पावर माइनस 2 एच न्यू बाई के टी प्लस 3 ई की पावर माइनस 3 एच न्यू बाई के टी प्लस डॉट 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 तक बहुत सारी टर्म यहाँ पर और भी है, इसलिए यहाँ पर डॉट डॉट लगा दिया है। ऐसे ही हम नीचे देख सकते हैं, ये जो पहले टर्म है वो 1 हो जाएगी और दूसरी टर्म को ऐसे ही लिख देंगे, तीसरे को भी ऐसे ही लिख देंगे। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी में एक टर्म कॉमन है, ई की पावर माइनस एच न्यू ओ बाई के टी। तो इसे हम कुछ मान लेते हैं, वो मान लेते हैं एक्स। तो जैसे ही हम x को पुट करते हैं इस इक्वेशन में तो हम देखते हैं एच न्यू एक्स प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब डॉट 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 डॉट। ऐसे ही नीचे देख सकते हैं प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये आपकी जीपी सीरीज बन जाती है। और ऊपर वाली जो सीरीज है ये x प्लस 2x स्क्वायर, ये आपकी एक्सपेंशन होती है x 1 माइनस एक्स का होल माइनस 2। इसकी एक्सपेंशन अगर हम खोलते हैं तो हमें एक्सपेंशन मिलती है x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब। तो इसकी जगह हम ये जो सीरीज है इसकी जगह हम ये पुट कर सकते हैं और नीचे वाली जो सीरीज है वो जीपी है और जीपी के समेशन का हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो जीपी के अगर हम समेशन की बात करें तो ये होती है आपकी पहली टर्म अपॉन 1 माइनस आर, मतलब रेशियो। दूसरी टर्म को पहले टर्म से रेशियो होता है आर, तो ये आपका जो एवरेज आ जाएगा वो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। तो अब हम ये सारी वैल्यू पुट कर देते हैं किसमें, एवरेज एनर्जी वाली जो टर्म है। तो हमारी एवरेज एनर्जी आ जाती है एच न्यू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। अब हम एक्स की वैल्यू को पुट कर देते हैं। अब x की वैल्यू को पुट करने के बाद ये जो टर्म है ऊपर वाली, इसे हम डिवाइड में ले जाते हैं। जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है इसे हम भाग कर देते हैं e की पावर माइनस एच न्यू बाई के टी से। तो हमारी जो एवरेज एनर्जी आ जाती है वो आ जाती है एच न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1। और इसके अनुसार एवरेज एनर्जी के अनुसार हमारी एनर्जी जो डेंसिटी आएगी वो कितनी आती है, वो एनर्जी डेंसिटी आती है, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव्स जो थी 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब। तो ये हमारी एवरेज एनर्जी की मल्टीप्लाई अगर नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव से कर देते हैं तो हमारी एनर्जी डेंसिटी आ जाती है। अब हम इसे प्लॉट करके देखते हैं, इसका प्लॉट देखते हैं किस तरीके का इसका प्लॉट आता है। अगर हम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का प्लॉट फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में करते हैं तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन वर्सेस फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ आता है वो आपका ये आता है। और इस ग्राफ में हम अगर हम देखते हैं ये जो ब्लू लाइन है वो आपकी परफेक्टली मैच हो जाती है एक्सपेरिमेंटल ग्राफ से। और ये जो लॉ था आपका, ये जो डॉट लाइन है ये आपका विंच लॉ था और ये जो था आपका रैले जीन्स लॉ था। तो इस तरीके से हम अब प्लांक के नियम के अनुसार, मतलब इस एक्सप्रेशन के अनुसार आप किसी भी फ्रीक्वेंसी पर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं, क्योंकि ये परफेक्टली मैच करता है लोअर फ्रीक्वेंसी के लिए भी और हायर फ्रीक्वेंसी के लिए भी। तो ये हाइपोथेसिस इन्होंने यूज करी कि जो आपके ब्लैक बॉडी होती है उसमें जो एवरेज एनर्जी होती है वो एवरेज एनर्जी उन्होंने क्वांटाइज फॉर्म में निकाली। ये आपके जो फोटॉन्स है वो जो एनर्जी है वो क्वांटम की फॉर्म में चलते हैं, फोटॉन्स की फॉर्म में चलते हैं और उनकी फोटॉन्स की एनर्जी जो होती है एच न्यू होती है। तो इस तरीके से हमारे मॉडर्न फिजिक्स की शुरुआत होती है कि आपके जो रेडिएशन है वो फोटोन की फॉर्म में भी काम करता है, आर्टिकल की फॉर्म में भी काम करता है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तो यही क्वांटम मैकेनिक्स का मुख्य एक्सपेरिमेंट भी है और मुख्य ऑब्जर्वेशन भी थी प्लांक की। लेकिन प्लांक को ये बात बहुत सालों तक समझ नहीं आई थी कि उसकी ये जो हाइपोथेसिस थी वो सही है या गलत है। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन आते हैं और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के माध्यम से इस बात को प्रूव कर देते हैं जो प्लांक ने हाइपोथेसिस मानी थी कि जो आपके एनर्जी है वो फोटॉन्स की फॉर्म में है। उस हाइपोथेसिस को कंफर्म किया और उसे वेरीफाई भी किया और उसके माध्यम से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाया भी। तो चलिए हम अगले लेक्चर में देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो चलिए बने रहिए हमारे इस लेक्चर सीरीज में, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। थैंक यू।